हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग उसने कहा था चैप्टर का लाइन बाय लाइन अर्थ देखने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों को एक ही काम करना है, गुरु दक्षिणा के रूप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों को बताएं हमारे चैनल के बारे में, और उनको पास लिंक प्रतिदिन भेजें कि आप भी क्लास करके देखो। उनको अच्छा लगता है तो ज़रूर पढ़ने को कहें। यदि आप उसने कहा था सारांश और लेखक परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और आप चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। पहले उसे आप देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित एक कहानी है। तो इस कहानी को देखते हैं। ये हमारे अध्याय का, हमारे बुक का पहला कहानी है और बहुत ही एक लव स्टोरी या प्रेम कथा है। तो इस कहानी को देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान कोड़ों से जिनके पीठ छिल गई और कान पक गए, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट की बोली पर मरहम लगावे। यानी लेखक कहते हैं कि जो बड़े बड़े शहरों में इक्के गाड़ी वाले, छोटे छोटे गाड़ी वाले लोग हैं, जिनकी जवान कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई हो और कान पक गए, उनसे हमारी प्रार्थना है कि जो अमृतसर के बम्बू काट वाले यानी गाड़ी वाले लोग हैं, उनकी बोली पर मरहम लगावे। उनको बताएं कि हमारे साथ भी ऐसा होता है। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ पर चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदल की आंखों पर न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों में अंगुलियों को चितकर अपने को सताए हुए बताते हैं। यानी लेखक कहते हैं कि जब बड़े बड़े शहरों में चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ की चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट, नानी का अर्थ है कि जो एक घोड़े वाला है तो दूसरे घोड़े वाला एक दूसरे को जानते हैं और उनसे निकट आ जाते हैं, आगे पीछे होने लगते हैं। इसी को बताया जा रहा है कि किस तरह, मतलब जब चाबुक देते हैं तो स्पीड में भागता है, घोड़े की गति को दिखाया जा रहा है। और कभी घोड़े वाले किसी राह चलते अंधे व्यक्ति को पर तरस खाते हैं कि काश इसके पास आँख होता है, हमारे घोड़े के पास नहीं आता। तो कभी उनके पैरों के अंगुलियों को चितकर अपने को सताया हुआ बताते हैं। वो अपने घोड़े गाड़ी को किसी व्यक्ति के अंगुलियों पर चढ़ा देते हैं, पैर के अंगुलियों पर, फिर भी वो कहेंगे कि हमको ही सताया जा रहा है, लेकिन दरअसल वो उनकी गलती है, वो सता रहे हैं। लेकिन वो संसार की ग्लानि, संसार उसको गाली देगा, निराश करेगा, सो वो सीधे नाक किए चले जाता है, क्योंकि उसके साथ ऐसा बहुत बार होता है। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग आकर चक्करदार गलियों में एक लड्ढी वाले के ठहर कर सब्र का समुद्र उमाड़ कर, यानी लेखक कहते हैं कि जब वैसा होता है तो उसकी बिरादरी वाले लोग सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ भी न हो, इसके लिए वो सब्र रख कर अपने, मैंने सब्र के समुद्र को मारकर वो अपने मन से बोलते हैं। क्या बोलते हैं देखते हैं, ऊपर कर लेते हैं, एक मिनट। बच्चों यहाँ देख रहे थे, बच्चों खाला जी हट्टो, भाई जी ठहरना भाई, आने दो लाला जी हट्टो, बादशाह करते हुए सफ़ेद फेटो, खचरों और बतकों, गन्ने और खोमचे वालों, भारे वालों को जंगल की राह कहते हैं। यानी जो उनके रास्ता में आते हैं उन लोगों को कहते हैं कि हट जाओ बच्चों, ठहरना भाई, ये सब बोलकर वो साइड कराते हैं। क्या मजाल है कि जी साहब और बिना सुने किसी को हटना पड़े।
ये भी जब उन लोगों में के घोड़े गाड़ी के में कुछ और नहीं होता है तो वो तो बोलेंगे ही कि हटिए साहब, हटिए जी। ये तो निश्चित है कि हटने को कहेंगे। यह बात नहीं कि उनकी जीभ नहीं चलती, घोड़े गाड़ी का वालों की भी जीभ चलती है, पर वो मीठी छुरी की तरह दूसरे के घटित घटनाओं को देखकर वो डर जाते हैं। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लिक से नहीं हटती तो उनकी वाचन वाली का ये नमूना है। यानी लेखक कहते हैं जब कोई बुढ़िया घोड़े गाड़ी के पास आ जाती है और बार बार चेतावनी देने के बाद भी वो लिक से नहीं हटती तो वे इस तरह से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा बलिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। ये सब जितने हैं पंजाबी में लिखे हुए हैं। तो इसका समिष्ट अर्थ नीचे दिया गया। इसका समिष्ट अर्थ है तूने जीने जोग है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तो क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है? बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच से होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। मतलब ऐसे ही घोड़े गाड़ी वालों के बीच से होकर एक लड़का और एक लड़की चौक के दुकान पर आ मिले। इसी दो लड़का लड़की की कहानी हमें पढ़ना है, जो आगे चलकर सूबेदानी और लहना सिंह का रूप लेते हैं। तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं, 1 मिनट इंतजार करिए। ऐसे बम्बू काट वालों से होकर बीच एक लड़का और एक लड़की दुकान पर आ मिलते हैं। इसके उसके बालों और इसके ढीले सूतने से जान पड़ता है कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। जो लहना सिंह थे, जो आगे चलकर लहना सिंह होते हैं, वो मामा को केस धोने के लिए दही लेने आया था। और जो लड़की थी वो भी मामा के घर ही रहती थी, तो रसोई खाना बनाने के लिए बढ़िया लेने आई थी। दुकान एक परदेसी से गुथ कर रहा था, मतलब एक परदेसी से बातचीत कर रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तो वो जो शेर भर गीले पापड़ की गड्डी था उसे गिन रहा था। तब तक ये दोनों बातचीत करने लगते हैं। क्या बातचीत करते हैं? तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? मांझे में। कौन? लहना सिंह पूछते हैं कि तेरे घर कहाँ है? तो मगरे में। और तेरे? तो मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अत्तर सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ हूँ और उनका घर गुरु बाजार में है। देख लीजिए, एक का घर गुरु बाजार और एक नहीं, मगरे और एक मांझे में थे। और ये बता रहे हैं कि गुरु बाजार में हैं। इतने में दुकानदार निपटा कर इनका सौदा देने लगता है। इतने में वो दुकानदार था जो एक पंजाबी से बातचीत कर रहा था, उससे निपट कर इनको सौदा देने लगते। सौदा लेकर दोनों साथ चले और कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? यानी कुड़माई का अर्थ है शादी हो गई, तेरी शादी हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। जब लाना सिंह पूछे कि तेरी कुड़माई हो गई, तो वो लड़की आंखें चढ़ाकर धत कहकर भाग गया और लड़का मुख देखता रहा। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, कभी दूध वाले के यहाँ अचानक मिल जाते। अकस्मात का अर्थ है अचानक। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। लेकिन एक दिन जब फिर से लड़का ने वैसे ही हंसी से चिढ़ाने के लिए पूछा कि लड़के लड़की की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? वो आश्चर्य से कहते हैं, कब? तो लड़की बोलती है कि कल। देखते नहीं है रेशम से कढ़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई ये बोलकर।
लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले, एक दुकान वाले की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर से मारा और एक गोभी वाले के ठेले पर दूध उड़ेल दिया जो दूध लेने आते थे। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकरा अंधे की उपाधि पाई, तब घर पहुंचा। जब वो उनको पता चला कि इनकी शादी हो गई तो मानो उनका दिल में एक पहाड़ टूट गया था और वो गुस्से में ये सब काम कर रहे थे। एक वैष्णवी का अर्थ होता है पूजा करने वाली महिला, तो उनसे टकराए और वो अंधे की उपाधि पा लिए। हेलो स्टूडेंट, अब यहाँ से कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। आप यहाँ देख सकते हैं हमसे एक गलती हो गई, सारांश में हम इसके 3 भाग बताए हैं, बाकी इस कहानी का टोटल 5 भाग है, तो आप कृपया ध्यान देंगे। यहाँ से हमारा सब कुछ चेंज हो रहा है, तो अब देखते हैं। राम राम, यह कोई भी लड़ाई है? ये सब जो बातचीत अभी हो रही है वो लहना सिंह के जितने भी टीम में या मतलब उस सेना में वहाँ आसपास जितने भी लोग थे वो बात कर रहे हैं आपस में। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियाँ अकड़ गई। खंदक उसे कहते हैं, मतलब जो सेना द्वारा खाई खोदा जाता है या गड्ढा गहरा खोदा जाता है उसे खंदक कहते हैं। तो दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियाँ अकड़ गई। लुधियाने से भी 10 गुना जाड़ा और मेह बर्फ से ऊपर, और जो मेह का अर्थ है ओस और ऊपर से बर्फ है। पिंडलियों तक कांच में धंसे हुए हैं। पिंडलियों का अर्थ है जो हमारे घुटने के नीचे पीछे साइड का जो मांस होता है उसे पिंडलियां कहते हैं। गनीम कहीं दिखता ही नहीं। घंटे 2 घंटे कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। आपस में बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गनीम धूप कहीं दिखता ही नहीं। घंटे 2 घंटे कान की पर्दे फाड़ने वाले धमाके होते रहते हैं, सारी खंदक हिलती रहती है और सारे गड्ढे हिलते रहते हैं और धरती 100 गज ऊंचा उछल पड़ती है। जब बम ब्लास्ट होता है तो वहाँ के आसपास मिट्टी भी उछल पड़ता है, उसी को बता रहे हैं। इस गैबी गोले से तो कोई लड़े। इस गैबी का अर्थ है देवी या दैविक। इस दैवी गोले से तो कोई लड़े। नारकोट का जलजला सुना था। नगरकोट का जलजला सुना था, यानी ये सब आपस में बातचीत कर रहे हैं और अपने इंडिया के नगरकोट का जलजला मतलब नगरकोट का भूकंप के बारे में सुना था। लेकिन यहाँ के दिन में 25 जलजले होते हैं। वहाँ जहाँ युद्ध के मैदान की बातचीत चल रही है वहाँ दिन में 25 बार भूकंप जैसा आता है। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चट्टाक से गोली लगती है। ये सब बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बता रहे हैं कि जब खंदक से साफा, यानी पंजाबी लोग जो सर में बांधते हैं उसे साफा कहते हैं, साफा या कोहनी निकल गई, कोहनी हाथ का होता है, जो निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते। ये लोग कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है कि दुश्मन हमारा दुश्मन है, बेईमान है, जो उन घास में लेटे हुए है, पत्तियों में छिपे हुए। लहना सीन और 3 दिन है। लहना सीन यहाँ पे बोलते हैं, लहना सीन बोलते हैं और 3 दिन है। 4 तो खंदक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। लहना सिंह यहाँ पे कहते हैं कि 3 दिन और बिताना है, 7 दिन के बाद हम लोगों को रिलीफ मिलेगा। 4 दिन तो बिता दिए। इस पे अपने हाथ को झटका करेंगे और पेट भर कर खाकर सो जाएंगे। मतलब वो कहते हैं अपने हाथ को आराम देंगे और पेट खाकर सो जाएंगे और उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल की हरी घास, फल, दूध की वर्षा कर देती है। यानी ये इंडिया से जर्मनी के लिए
प्रथम विश्व युद्ध में जो लड़ने गए थे, तो वहाँ की बात है, वहाँ के जो फिरंगी मैम थे वो इन लोगों को खाने पीने की काफ़ी अच्छा प्रबंध किए, फल फूल दूध काफ़ी देते थे। लाख कहते थे ये लोग कि दाम ले लीजिए जितना होता है, लेकिन वो दाम नहीं लेती थी। वो कहती थी तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। इस सेंटेंस को आप ध्यान दीजिएगा, आपको व्याख्या करने में दे सकता है। तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, एक कौन कहते थे? ये फिरंगी मैम, जो जर्मनी के फिरंगी मैम थे, वो कहते थे। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यानी यहाँ एक कहावत भी है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये लगातार 4 दिनों से सोए नहीं है और युद्ध में बरकरार है। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए तो फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पे मत्था टेकना नसीब न हो। यहाँ लहना सिंह बोलते हैं कि मुझे अगर संगीन चढ़ाकर हुक्म मिल जाए कि जाओ हमला करो, तो 7 जर्मन को अकेला मार कर लौटूंगा। मुझे दरबार साहब की दिल्ली पर मत्था टेकना नसीब। अगर मार कर ना लौटूं तो मैं दरबार साहब तक न पहुंचूं, मैं भी मर कर आऊं। पाजी अपने से बड़े सिपाही को बोलते हैं कि पाजी कहीं कलो पाजी कहीं कलो। घोड़े की संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। ये जर्मन लोग जो उनके साथ कर रहे थे उसको बताते हैं कि अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते थे। उस दिन का घाव किया था, उस दिन धावा किया था। ये पिछले बात याद करते हैं, जब इन्होंने धावा किया था तो 4 मील तक एक जर्मन सैनिक को छोड़ा नहीं था। पीछे जनरल ने हट जाने की कमान दिया, नहीं तो फिर दूसरे सिपाही बोलते हैं कि नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। मजाक में लेकर, पर क्यों? सूबेदार हाजरा सिंह मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले में जमादार या नायक की नहीं चलते। लहना सिंह बोल रहे हैं कि जब पिछले बार धावा किया था तो एक जर्मन सैनिक के पीछे हम मतलब उसे खरीदते चले गए थे और 4 मील तक नहीं छोड़े थे, लेकिन पीछे से जनरल का कमान आया कि हट जाए, लेकिन मैं विवश था, हट ही गया। तो यहाँ पे जो सेना के सूबेदार थे वो बोलते हैं कि लड़ाई में जमादार और सूबेदार का नहीं चलता। नहीं तो बर्लिन पहुंच जाते। उनके साथी बोलते हैं क्यों? सूबेदार हाजरा सिंह, सेना के सूबेदार हाजरा सिंह थे, आप लोग याद रखिएगा। लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सपना है, एक तरफ बढ़ गया तो क्या होगा? ये बताते हैं कि बड़े अफसर होते हैं जो समझदारी से काम लेते हैं। एक तरफ बढ़ने से क्या होगा? केवल समझदारी से ही काम लेना चाहिए युद्ध में। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला। पर क्यों? पर करे क्या? हड्डियों में तो जाड़ा धस गया, मतलब इतना ज़्यादा ठंड था कि हड्डी भी कांपने लगा। सूर्य निकलता नहीं और खाई दोनों तरफ से चंबे बवालियों के सोते झड़ रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। ये लहना सिंह बोल रहे हैं कि सूर्य निकलता नहीं और खाई में जो उसका अथी होता है धूल वगैरह, वो उसका जो छोटा छोटा टुकड़ा झड़ रहा, एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। बाजरा, तुम 4 जन बाल्टियां लेकर खाई की पानी बाहर फेंको। जो जिस खाई में वो लोग थे उस खाई में पानी आ जाता था, तो वहाँ से एक उद्यमी उठता है और कहता है कि इसे फेंको। महासिन शाम हो गई और खाई के दरवाजे पर पहरा बदल दे।
इमाम सिंह बोले, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे पर पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। यह कहकर सूबेदार खंदक में जो सेना के सूबेदार था वो पूरे खंदक पूरे खाई में चक्कर लगाने लगे। बाजरा सिंह पलटन का विदूषक था। विदूषक का अर्थ होता है जोकर, आपको बताए हैं। तो जोकर का क्या काम है सेना में? तो उन लोगों के साथ में वो सैनिक भी थे, लेकिन उनका मेन मकसद वो एक इंटरटेनमेंट के पर्पज से रहते हैं, जो सैनिकों को युद्ध के वक्त इंटरटेन करते रहते हैं कि वो बोर ना हो और अपना युद्ध छोड़कर भाग जाए। तो बाजरा सिंह पलटन का विदूषक था और बाल्टी में गंदला पानी को लेकर खाई से बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ। मैं पाधा बन गया हूँ मतलब ये पाधा का अर्थ क्या है बताते हैं। मैं पाधा बन गया हूँ मतलब मैं पुरोहित बन गया हूँ। करो जर्मनी की बादशाह का तर्पण। जर्मनी के बादशाह का खूब उनके लिए दान करो। उनका जो साधु संत जिस तरह से अपने पानी दान करते हैं, जल दान करते हैं, उसी तरह ये कह रहे हैं कि मैं पुरोहित बन गया हूँ और जर्मनी के बादशाह के लिए पानी दान करें। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। ये यहाँ पे अपना काम किए। इनका काम था हंसाना। ये सभी सिपाहियों को हंसाए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा पानी पंजाब में नहीं मिलेगी। वो वहीं से मजाक करते हुए बोल लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर के हाथ से देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों को पानी दो। ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। ये बताते हैं कि जो आपने घर में बाड़ा लगाया है, इसे पानी को डालो वहाँ। ये मजाक करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता था, आने में पानी ही खत्म हो जाता। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है, ये लोग बोलते हैं। मैं तो लड़ाई के बाद ये जो वहाँ के विदूषक थे, सेना के विदूषक बाजरा सिंह, वो बोलते हैं, हाँ ये देश स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। 10 घुमा का अर्थ है कि वहाँ का भाषा होगा नापने का, जमीन नापने का होगा। तो यहाँ फल के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरों को भी लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे। यानी कि वो सब सैनिक बोलते हैं कि अपनी पत्नी को भी यहाँ बुला लोगे, या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम या फिर फिरंगी मैम के साथ रहोगे। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। ये सब बोलते हैं कि यहाँ के लोग हैं, जो जर्मनी के लोग हैं, उन लोगों में शर्म नहीं। देश देश की चाल है, आज तक उससे समझ न सका। सिख तम्बाकू नहीं पीते। ये देश देश की चाल है। ये बताते हैं कि आज तक उसे समझा न सका कि सिख तम्बाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने की हट करती है, ओठों पर लगाना चाहती है। मैं पीछे हटता हूँ तो वो समझते हैं कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए नहीं लड़ेगा। वो फिरंगी मैम थी जो सैनिकों को अपने देश की राजा मानती थी कि वो मेरे देश को बचाने आया है, यहाँ का राजा है। तो वो इन लोगों को सिगरेट पीने के लिए देती थी, तो ये नहीं पीते थे, तो उनको लगता था कि ये गुस्सा हो रहे हैं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? ये बोधा सिंह के बारे में, सूबेदानी के बेटा के बारे में पूछते हैं। अच्छा है। जैसे मैं ही न जा मैं जानता ही न हूँ।
ये कौन बोलते हैं? बाजीराव सिंह बोलते हैं कि मैं जानता ही नहीं हूँ। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे चढ़ाते हो, ओढ़ाते हो और अपनी सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसे पहरे पर अपना पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों से उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो। ये लाना सिंह को बोलते हैं कि आप बोधा सिंह के लिए इतना करते हो, जो सूबेदानी का बेटा था, इसके लिए कितना त्याग करते हो, ये मुझे मालूम है। कहीं तुम मांदे में न पड़ जाना। जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। यानी जो इस युद्ध में अपने आप मरते थे, उनको जैसे अभी आप कोई सैनिक शहीद होते हैं तो उनके परिवार को कुछ राशि दी जाती है, आर्थिक तौर पर मदद दी जाती है। तो पिछले ज़माने में भी वैसा ही होता था कि उन लोगों को कुछ ज़मीन दे दी जाती थी नहर के किनारे की। तो वहीं बता रहे हैं कि निमोनिया से मरने वालों को कुछ ज़मीन वगैरह नहीं मिलता। मेरा डर मत करो, ये लाना सिंह बोलते हैं कि मेरा डर मत करो, मैं बुलेल की खड के किनारे मरूंगा। मतलब जो अपने गांव शहर में एक जगह है बुलेल, वहाँ बुलेल की खड के किनारे मरूंगा। भाई किरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ में लगाए हुए आंगन के आम की पेड़ की छाया होगी। ये लाना सिंह बोलते हैं। बाजीराव सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने की लगाई है? मरे जर्मनी के तुर्क, यानी मरे जर्मनी के सैनिक। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। हाँ कैसे? तो ये गाते हैं, दिल्ली शहर पिशोर न जादिए कर लेना लौंगा द व्यापार मंडी। ये पंजाबी में है, तो इसका अर्थ दिया गया है, तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे। तो इसका देखिए अर्थ क्या है। ये दिल्ली शहर से पेशावर जाने वाली मंडी लोंगों का व्यापार कर लेना। अरे नाड़े का मौका भी कर लेना। ओए हम कद्दू चखना है। ये गोरे वर्ण वाली कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है। अब हमें कद्दू चखना है। ये जो गाय उसका अर्थ था। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरवारी सिख लुच्चे गीत गाएंगे। पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और जैसे वो गाने लगा बाजीराव सिंह, तो सभी सैनिक गाने लगे और फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन सोते और मौज करते हो। तो ये हमारा कहानी का पार्ट 2 यहाँ समाप्त हुआ। और पार्ट 3, 4, 5 कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में लाने का, क्योंकि ये चैप्टर लंबा था तो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, आपको फ़ायदा होगा, टाइम पर नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप निश्चित। और हाँ, एक बात, हम अब रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे, और जिस टाइप का भी आपको वीडियो की आवश्यकता हो, जिस टाइप का भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में करें, या तो फिर मेरा नंबर जो है उस पर मैसेज करें। अगर आप ग्रुप में न जुटे हैं तो कमेंट में लिखें, मैं जोड़ दूंगा, अपना नंबर दें। धन्यवाद वीडियो देख